उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 16 करोड़ वोटर जो है वोट के लिए होने चाहिए, अभी तक जो है 12 करोड़, यहाँ पर 4 करोड़ का घपला घोटाला क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने उत्तर प्रदेश में कर दिया, बीजेपी के ही वोट कटवा दिए हैं क्या? सवाल तो पूछे जा रहे हैं। राजीव सर। नहीं, बहुत बढ़िया आपने ऑब्जर्वेशन दिया। देखिए 31 तारीख को एसआईआर खत्म होना है, 16 दिन अभी बाकी है। अब 16 दिन में 4 करोड़ लोगों आ पाएंगे क्या, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब इन्होंने, योगी जी ने स्टेटमेंट दे दिया है, तो स्टेटमेंट पे सफाई तो होम मिनिस्ट्री को देनी पड़ेगी, और जो एसआईआर जो करा रही है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इनको देना पड़ेगा। खैर अभी 16 दिन बाकी है, देखते हैं। जो गुमशुदा 4 करोड़ लोग हैं, मतलब 4 करोड़ तो यूरोपियन, या आप ये समझिए अच्छे खासे देश की जनसंख्या होती है, और हमारे एक राज्य से इतने लोग विलुप्त हैं। तो अब ये आगे आने वाले 16 दिन में ये लोग वापस आते हैं, क्या होते हैं, ये हमको देखना होगा। परंतु आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, इस पे हम एक चर्चा जरूर जनवरी के पहले हफ्ते में करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद में टोटल वोटर्स की संख्या कितनी हुई, क्योंकि ये इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, 80 लोकसभा सीट जाती है। तो ये बहुत कुछ जो है वो डिफाइन करता है कि भारत की राजनीति कैसी रहेगी, आगे किस दिशा की तरफ बढ़ेगी। तो एसआईआर का जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, इसको तो हम कवर करेंगे। परंतु आपने जो एक और बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई गंभीर मुद्दों पे हम चर्चा क्यों नहीं करते, लोगों को हैंकी पैंकी चीजें ही पसंद आती है। ठीक है, और लोगों की भी बात नहीं है हिमांशु जी, सवाल ये है कि भाई जो लोग चर्चा करने वाले पत्रकार हैं, क्या उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी है कि वो इन बातों पे चर्चा कर पाए? बौद्धिक क्षमता भी तो होना चाहिए ना, आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपका गहन डेप्थ जो है, मतलब स्टडी जो है, इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए। क्या है, क्या कितने लोगों का, आप मुझे बताइए। अगर आज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर में बात करें, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज वर्ल्ड में जो सबसे बड़े 2 मुद्दे चल रहे हैं, उन दोनों मुद्दों में भारत की कहीं कोई पूछ नहीं हुई। कौन सी 2 बड़े मुद्दे? पहला बड़ा मुद्दा रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, वो रशिया यूक्रेन के वॉर में अमेरिका रशिया से बात कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन से बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन से बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन चाइना से बात कर रहा है, रशिया चाइना से बात कर रहा है, चाइना अमेरिका से बात कर रहा है। ये सारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खाली भारत इससे गायब है। विश्व गुरु है, पर भारत की दूर दूर तक जो है इसके अंदर में कहीं भी कोई दखल नहीं है। और भारत के अंदर में 2 साल पहले पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रन कर दिया कि पप्पा ने वॉर रुकवा दी। अब ये पप्पा ने जो वॉर रुकवा दी, ये वॉर कैसे रुकवाई अब पूछे तो इनको जवाब देना नहीं बनेगा। क्या आपसे कितनी बार मोदी जी या भारत सरकार से कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप या जेलेंस्की या पुतिन या शी जिनपिंग या यूरोपियन यूनियन जो है, मैक्रॉन हो गए, चाहे आपके केयर स्टेमर हो गए, है ना, इन लोगों ने कितनी बार बात की आपसे, है? तो ये कहने का अर्थ ये कि आपके जो विश्व के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, उसमें दूर दूर तक कहीं कोई पैठ ही नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो विश्व के अंदर में आ रहा है, वो है कि भाई पूरी तरीके से जो पहले ईवी पे स्ट्रेस दिया जा रहा था कि हर तरफ ईवी गाड़ियां आनी चाहिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करना चाहिए, जो आपने एयर क्वालिटी की बात की, अमेरिका ने एक तरफा घोषणा कर दी कि भैया हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम नहीं करेंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दे दिया, फिर से तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं, फिर से माइनिंग चालू हो गई है। अब ये पूरी की पूरी जो ब्राजील में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ COP26 का, उसमें आपको पता है कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलने गए, उनका माइक ही बंद कर दिया गया, कोई सुन ही नहीं पाया कि उन्होंने बोला क्या है। किसी के पास में भाषण है वो कि उन्होंने क्या वहां जाके भाषण दिया था। तो आप सोचिए, इतनी बुरी बेइज्जती भारत की हुई है, कहीं इंडिया के मीडिया में कहीं इस चीज की चर्चा नहीं है। ये विश्व के 2 बड़े मुद्दे, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, हम लोग कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसी दर्दनाक स्थिति में, ऐसी बेचारगी वाली स्थिति में भारत कैसे फंस गया? कहां पे हम वीक पड़े? हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे इतनी वीक पड़ गई? नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो आंदोलन खड़े करने वालों में हमारे नेहरू जी थे,
युगोस्लाविया के टीटो के साथ में, और अब्दुल गमील नसीर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनके साथ में, ये 3 लोगों ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट चालू किया था। मोदी जी ने 2014 के बाद में किसी भी तरीके से पहल किया क्या कि हम एक जो है एक निरपक्ष देशों का गुट बनाए, जो ना चाइना रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे, ना अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। उन्होंने तो सार्क जो अच्छा खासा इतने सालों से चला आ रहा था, सार्क को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया, दरकिनार कर दिया। तो आज स्थिति ये हो गई है कि ना तो सार्क के देश हमारे साथ में है, ना नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले गुटनिरपेक्ष देश हमारे साथ में है, ना अमेरिका हमारे साथ में है। चाइना तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, तो उसकी बात छोड़ ही दो। अफ्रीका में हमारा कोई से नहीं है, लैटिन अमेरिका हमसे बहुत दूर है, हमको गिनता नहीं है। तो भैया अमेरिका करे, भारत करे क्या, कहां जाए? तो कहने का अर्थ यह है कि भाई, जो मैंने पहले भी आपके प्रश्न के जवाब में बोला कि जो मोदी जी इतने विदेशी दौरों पे जाते हैं, उसका भारत को क्या फायदा मिल रहा है, ये पता चलना चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए। और एयर क्वालिटी की जो आप बात कर रहे हैं, आपको हिमांशु जी जान के ताज्जुब होगा कि टॉप 10 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं, उस पर किन किन के नाम है। सबसे पहला नाम आता है गाजियाबाद का, फिर आता है दिल्ली, फिर आता है आपका नोएडा, फिर आता है ग्रेटर नोएडा, फिर आता है गुड़गांव, फिर आता है सोनीपत, फिर आता है मेरठ। मतलब ये पहले 10 में आगे पीछे हो सकते हैं, पर पहले 10 में 7 तो आपके राजधानी के आसपास के जो 6-7 शहर हैं वही आ रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को। अभी तक तो आपने अरविंद केजरीवाल को सूली पे लटकाया। एनवायरमेंट जरा भी खराब हो, माहौल खराब हो, एयर क्वालिटी दिल्ली का, तो आप जो है मतलब लत्तम जुत्तम पवित्रम जो है आम आदमी पार्टी को करने लगते थे। सारा ठीकरा दोष जो है वो आम आदमी पार्टी पे फोड़ दिया जाता था। इस बार तो आपकी सरकार है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? एयर क्वालिटी क्यों? अब तो अरावली को लेकर भी फैसले हो रहे हैं ना सर, अरावली को लेकर फैसले हो रहे हैं कि 100 मीटर से कम होगा तो उसको जो है आप मतलब वो फिर मानेंगे ही नहीं, उसको उसकी पहाड़ियां ही नहीं मानेंगे, तो आप उस पर खनन कीजिए। मतलब इस देश में पैसा कमाने के अलावा कुछ बचा है लोगों के पास? कोई इन्वायरमेंट को लेकर खुशी जाहिर कर सकता है कि देखिए हमने ये काम किया इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो गया है? हर साल बद से बदतर स्थिति होती है, सरकारें आती हैं जाती हैं। वो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि AQI का मतलब टेम्परेचर नापना होता है। अब 700 AQI है तो टेम्परेचर 700 पहुंच गया क्या? मतलब कैसे लोग बैठे हुए सत्ता में, शर्म नहीं आती इन लोगों को? सही में बेशर्मी की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी है। राजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो महत्वपूर्ण पदों पे उन्हीं लोगों को बैठाया जाता है जिनका सामान्य ज्ञान सबसे खराब हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो। मतलब आप इनके लीडर्स उंगलियों पे गिन सकते, हर राज्य में वही टॉप पे बैठा लीडर है जिसका सामान्य ज्ञान जितना खराब, वो उतने ऊंचे पदों पे भारतीय जनता पार्टी में। अनाप शनाप बात करेंगे, है ना। मोदी जी के स्टेटमेंट आप देख लीजिए, बादलों के नीचे से, है ना, मैंने बोला विमान उड़ाना बरसात के मौसम में ताकि रडार ना पकड़े। आई मीन, देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें कर रहा है। आप बताओ, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं कि वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो बाकी मंत्रियों और बाकी नेताओं को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनके बारे में अब क्या आदमी बोलेगा। तो देखिए, और अभी आपने जो बात की, बहुत गंभीर बात की कि 100 मीटर से नीचे ऊंचाई है तो आप पहाड़ी नहीं मानोगे, खनन करते रहो। तो ये तो भैया लाला बनियों की पार्टी है, लाला बनियों की सरकार है। खनन करो, एनवायरनमेंट को डैमेज कर दो, और जो आवाज उठाए उसको नक्सली बना दो। कुछ नक्सली है, कुछ अर्बन नक्सली है ना। तो ये नाम गढ़ देते हैं। हिमांशु मिश्रा, राजीव रंजन सिंह अगर बोलते कि नहीं एनवायरनमेंट का ध्यान दो, तो बोलेंगे देखो अर्बन नक्सली है, एंटी डेवलपमेंट है ना, ये डेवलपमेंट में विश्वास नहीं करता। अरे भाई, ये अच्छा डेवलपमेंट आप कर रहे हो, जीने का, सांस लेने के लिए तो ढंग का ऑक्सीजन आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप किस तरीके के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? और बड़ी बात ये है सर कि इन्होंने जो ज़ॉम्बीज बनाए हैं वो जो है समाज में और ज्यादा खतरनाक है। वो ज़ॉम्बीज क्या कर रहा है, अगर 100 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा तो बीजेपी की तरफ से, क्योंकि चलता है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें कहा जाएगा कि 100 रुपए दे रहे हैं तो आप ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो मैं तो कहता हूं कि इन ज़ॉम्बीज से कहा जाए कि आप 500 रुपए दो, आप 1 लीटर में 500 रुपए में 1 लीटर खरीदो ताकि जो 5 गुना विकास हो।
यही तो है, सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक यही है। तो ये ज़ॉम्बीज तो समझेंगे नहीं जिनको बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो पूरी कवायद तो वही है ना कि लोगों के सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर डाला। और जो भी आदमी सोचने समझने वाला है या जो विचार रख सकता है उसको आप अर्बन नक्सल बना दो। ये क्या है अर्बन नक्सल? कौन है ये अर्बन नक्सल? ये अर्बन नक्सल मतलब क्या है? तो ये अर्बन नक्सल बोल के लोगों को जेल में डाल देते और फिर जेल में ही वो पड़े रहते हैं। आप देखो सोनम वांगचुक इन्होंने बनाया, हीरो बनाया। आज सोनम वांगचुक कहाँ है? किसी को पड़ी नहीं है। तो देश की जनता भी तो ऐसी हो गई है ना भाई। 76 देश की 77 जनता दिन हो किसके गए साथ सर। खड़ी है? कहाँ खड़ी है? कोई विरोध करने जाए तो उसके पीछे खड़ी है क्या देश की जनता? कल को उठा के हिमांशु मिश्रा, राजीव रंजन सिंह को जेल में डाल देंगे तो हमारे परिवार जो है सिर्फ वही लोग सफर करेंगे, बाकी कौन, कितने लोग पीछे आने वाले। तो कई बार तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है हिमांशु, बहुत डिप्रेशन भी होता है कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। थके हारे हुए लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है क्या? इस देश में अपोजिशन पूरी तरीके से गायब है। अपोजिशन क्यों नहीं सोनम वांगचुक की बात कर रहा है? अपोजिशन क्यों नहीं सदन में सोनम वांगचुक की बात उठा रहा है? अपोजिशन क्यों नहीं उन सारे लोगों की बात उठा रहा है, सारे पत्रकारों की और सारे एनजीओ में काम करने वाले लोगों की और सारे विरोधी राजनीतिक दल के लोगों की, जिनको महीनों महीनों सालों सालों आपने जेल में बंद करके रखा हुआ है। इस सरकार ने जेल में ठूस के रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाई। ये कैसा प्रजातंत्र में जी रहे हैं हम? किस तरीके का देश हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाले हैं? ये नरेंद्र मोदी जी को सोचने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जो है वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। कल हो सकता है ये सत्ता में ना रहे और जो अपोजिशन पार्टियां है वो इनके नेताओं के साथ ऐसे काम करने लगेगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे विरोध कर पाएगी? किस मुंह से विरोध करेगी? जब उसने खुद ने इस तरीके के कार्य किए हैं और जब उसने खुद इस तरीके के एग्जाम्पल सेट किए हैं जहां पे निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो आप कल मतलब नेक्स्ट टाइम से तो अब ये हो जाएगा कि बीजेपी का भी लीडर अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रही और बीजेपी का लीडर अगर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको जेल में ठूस दिया जाएगा और फिर बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी। किस मुंह से करेगी? क्योंकि अभी तो हजारों एग्जाम्पल ऐसे लाइन से है ना कि आपने उठा के आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स को झूठे जाली फरेबी केस में जो है जेल के अंदर डाल दिया। प्रूफ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं प्रूफ हो रहा। सिर्फ आपने सत्ता से उनको हटाने के लिए ये पूरा प्रपंच, ये झूठा प्रपंच, ये नाटक रचा था। सत्ता से वो हट गए, सारे केस मुकदमे जो पीछे चले गए। तो इस तरीके की राजनीति आप आज कर रहे हो, कल आपके साथ होगी और जब आपके साथ होगी तब ना इस देश का एक भी हमारे जैसा व्यक्ति जो आज ना भाजपा का साथ देता है, ना कांग्रेस का साथ देता है, ना कोई तीसरे चौथी पार्टी का साथ देता है, जो सही लगता है वो बोलता है, तो वो हमारे जैसे लोग भी आपके लिए नहीं खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे भाई? जब आपके हाथ में सत्ता है और आप अत्याचार की सारी हदें पार कर रहे हैं, तो कल को आपके साथ अत्याचार होगा तो कौन आके आपके साथ खड़ा रहेगा?